हाय एवरीवन, वेलकम टू मेजर एचएस कलसी बालनोइज अकेडमी। मैं रेशमा खान, आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी हियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 के सेकंड के पेपर का केमिस्ट्री पार्ट ओनली। ये जो केमिस्ट्री पार्ट है, ये जो क्वेश्चंस आए हैं, ये किस लेवल के आए हैं, इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए और कितना पढ़ाया हुआ आया और कौन से टॉपिक को कहाँ से पिक किया गया, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री पार्ट 2025 सेकेंड। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर। यहां बोला गया है द रिएक्शन दैट अकर ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर। तो बेसिकली ना लाइम वाटर में ही डायरेक्ट पास कराई जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो लाइम वाटर का फॉर्मूला अगर मुझे पता है विच इज CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या स्लेक लाइम भी बोलते हैं, है ना। तो देखो जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो हमने पहले वाली भी जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आपने देखी हो तो मैंने हमेशा एक बात बोली है आपको कि दो फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से कर लीजिए, एक तो लाइम और एक सोडा। दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है। जैसे लाइम भी 3 तरह का, सोडा भी 3 तरह का, तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में दिस इज CaCO3। बेसिकली लाइम तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये आपका लाइम स्टोन है। ओके यहाँ पर क्या बोला गया, लाइम वाटर, यहाँ क्या बोल रहे हैं, लाइम स्टोन। हालांकि लाइम स्टोन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एक फेज पे हमें स्लेक लाइम भी मिलेगा, लेकिन रिएक्शन तो हमें डायरेक्ट करानी थी ना लाइम वाटर के साथ, इसलिए इस रिएक्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड पे आइए, दिस इज डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई गई, क्या बना आपका, वाटर बना और साथ में लाइम स्टोन बना, मतलब मिल गई हमें रिएक्शन। लेकिन फिर भी हम और रिएक्शंस को देखेंगे। दिस इज अगेन लाइम है बट इट इज नॉट लाइम वाटर, दिस इज ओनली लाइम। इसको आप और क्या बोलते हो, इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, है ना। ये वाले रिएक्शन में मतलब लाइम वाटर में नहीं, ओनली लाइम में पास कराई गई कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको भी एलिमिनेट किया। यहां पर दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज नॉट लाइम, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको बोलूं कि भाई जज करके बताओ ये क्वेश्चन किस लेवल का था, तो आप इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था वो कैल्शियम कंपाउंड वाले टॉपिक से था, मतलब जो आपका मेटल जहां पर आपने पढ़े, मेटल डिटेल्स आपने पढ़ी, वहां वाले टॉपिक्स में था। और जब सीमेंट पढ़ते हैं थोड़ा बहुत वहां से भी आपने देखा था। तो बेसिकली ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इजी पीजी कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं, मतलब इसको हम इजी लेवल पे डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन को हम इजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में लाइम वाटर ही एक ही ऑप्शन में है, तो दैट्स व्हाई ये इजी हो गया ना भाई। माना कि रिएक्शन बेस है, रिएक्शन बेस इज नॉट इजी, लेकिन यहाँ लाइम वाटर की एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें लास्ट 3 ईयर्स से, लास्ट 3 ईयर्स का मतलब हो गया ये आपका 6th पेपर हो गया। पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आया है। चेंजेस ये आया है, मतलब ऐसे कोई चेंजेस नहीं आया, बस ये चेंजेस है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए, है ना। और स्टेटमेंट वालों में भी ये नहीं मतलब मैक्सिममली ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जब ये पूछता है ना करेक्ट नहीं, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अदरवाइज करेक्ट वाला ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट बहुत डायरेक्ट है। देखिए आप भी देखेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक बात बताइए, आपने बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज पढ़े होंगे ना जिनको लास्ट में डॉट करके H2O आता है। जैसे आपका एक तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस करे जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप लोगों को कराए थे, वहां पर विट्रॉयल वर्ड्स में बताए थे, उन सब में डॉट करके H2 है। या आपने एलम पढ़ा होगा, पोटैश एलम है, जिप्सम है, POP है, मोर सॉल्ट है, इन सब में लास्ट में डॉट करके H2 होता है। जो लास्ट में डॉट करके H2 होता है ना किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फॉर्मूला में, बेसिकली ये उसकी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को ही शो कर रहा है। तो यही तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में बोला, मतलब
बात बिल्कुल सही बोली है, हमें तो नॉट करेक्ट यूज करना है। सेकंड पर आते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम इनिशियली पीओपी बोलते हैं ना, घरों में भी यूज करते हैं, स्टेच्यूज वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो बेसिकली पीओपी बनती कैसे है, ये वाला क्वेश्चन आपके 24 वाले पेपर में भी आया था सेकंड पर, ये क्वेश्चन फिर यहाँ पर आया। यहाँ पर ये नहीं पूछा बनती किससे, यहाँ उसका सिंपल केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, और ये बहुत कॉमन केमिकल फॉर्मूला है कि अच्छा कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, ये हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिमिलर फॉर्मूला है, बस 2 है तो जिप्सम है, पीओपी है तो हाफ H2, और यहाँ क्या है 2 है, मतलब ये पीओपी नहीं है। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। मिल गया हमें आंसर, लेकिन हम फिर भी और ऑप्शंस को देखेंगे। नाउ washing soda is used for removing the permanent hardness of water. Absolutely right. Permanent hardness of water जो है वो बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जनरली 3 मेथड स्टूडेंट्स को बताती हूँ। एक आपका वॉशिंग सोडा, दूसरा परम्यूटेड, तीसरा कैलगन। एक और मेथड होता है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द एक्शन ऑफ करंट, बट वो सब पर लगता है। सब पर बोले तो हार्डनेस ऑफ टेम्परेरी है, परमानेंट है ना, और इट इज ऑल्सो नॉट अ न्यू क्वेश्चन। अगर आप अपने लास्ट 10 ईयर्स के PYQs देखेंगे तो हार्डनेस ऑफ कॉज वाटर, टेम्परेरी, परमानेंट आपका ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये बहुत टफ था और पहले का कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आया है, ये करेक्ट है ना। डी वाला देखिए, द एटमोस्फियर ऑफ अ वीनस इज मेड अप ऑफ अ थिक व्हाइट एंड अ येलो क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर आप अपने PYQs देखते हैं, जैसे कि हम सभी टीचर्स आपको क्या बोलते हैं कि भाई जब भी आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, जिस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट उसके 10 ईयर्स PYQs डेफिनेटली करके जाइए, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, जो वीनस है ना उसका जो एटमॉस्फेयर है या उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर में लेयर है वो येलो कलर की क्यों है, एंड देन आपसे पूछा था ऑप्शन में दैट बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर उसी का स्टेटमेंट बना दिया। तो समटाइम क्या होता है ना, ये हेल्प मिलती है, और यही हम बोलते हैं कि PYQs काफी हेल्पफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट हुआ क्या है, उसी के टाइप का क्वेश्चन, यानी वहीं से ऑप्शन में से निकालकर स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, कुछ न्यू नहीं होता। मतलब ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, हमें मिल गया हमारा रॉन्ग आंसर जो हमें चूज करना था, दैट इज अवर बी। अब मैं आपसे बोलती, बताओ भाई इसको आप कौन सी कैटेगरी का बोलेंगे, इजी वाला या फिर मॉडरेट वाला? तो इसको भी वापस इजी बोलेंगे, है ना, क्योंकि कुछ भी जो स्टेटमेंट थे वो सारे डायरेक्ट वाले थे, और ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसके बारे में, 9th 10th में आपने इसको बनाना भी सीखा है, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर मिला, इजी था क्वेश्चन, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में अलग अलग तरह से आया। देखिए यहाँ पर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। देखिए सबसे पहली चीज जो हमें इंडाइजेशन होता है ना, बेसिकली वो तब होगा, मतलब इंडाइजेशन स्टमक में जब खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो बेसिकली जो इंडाइजेशन होता है उसका मेन कॉज होता है पीएच वेरिएशन, है ना। अब पीएच वेरिएशन का क्या होगा, अब आप ये सोचिए हमारे स्टमक के अंदर है HCl, है ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रहा है। भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग HCl है ना, मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट को कि आप निकालो उसे, मतलब दैट्स इम्पॉसिबल, बट हम लोग तो साइंस कर रहे हैं ना, बचपन से साइंस वाले स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, लेट करके कराया जाता है। तो लेट कर लो, आपने वो एसिड बाहर निकाल लिया, है ना, एंड यू पुट योर फिंगर इन इट, 3 मिनट तक मिनिमम डाल के रखो अपनी फिंगर को, उसके बाद आप अपनी फिंगर को बाहर निकालो। तो आपकी फिंगर बाहर नहीं आई मतलब फिंगर आई है, अधूरी आई है, सिर्फ बोन आई है, उसका मसल्स नहीं आया, मतलब वो जो मसल था पूरा वो डिसॉल्व हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच है 2। मैं क्यों ये बात आपको बता रही हूँ, इसका मतलब आपके स्टमक एसिडिक हो सकता है, इनडाइजेशन कॉज्ड होगा। तब क्या लेते हैं आप, तब आप लेते हैं एंटासिड। अब यहां पर फिर PYQ की बात करूंगी मैं। देखो आपका 2024 वाला पेपर, देखो आपका 2025 का फर्स्ट वाला पेपर। 2024 के पेपर में पूछा गया व्हाट इज एंटासिड। 25 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या है। आप एनसीईआरटी पर जाइए,
10th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है बेस्ट एंटासिड कौन सा है। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको इंडाइजेशन हो रहा है, तो डॉक्टर आपको इनो नहीं बोलता है ना। डॉक्टर इसलिए इनो नहीं बोलता क्योंकि उसको पता है ये कितना हार्मफुल है। डॉक्टर हमेशा डाइजीन सिरप देता है, और आप डाइजीन सिरप को देखेंगे तो उसके बॉटम पर प्रॉपर लिखा हुआ होता है कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी बेस्ट एंटासिड हमारे लिए क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच होता है 10 और ये होता है वीक बेस। तो करेक्ट आंसर इज योर एंटासिड, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट की तरफ। अच्छा ये तो बस पूछना ही भूल गई, कैसा क्वेश्चन होगा ये भी डायरेक्ट वाला ही क्वेश्चन होगा। अभी कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी या थोड़ा सा घुमा फिरा के नहीं था, इन सिलेबस था। अब तक जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल वैसा ही था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं बोल सकती हूं कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, क्योंकि उसने ये नहीं पढ़ा कि किसकी क्वांटिटी कितनी है ना। उसने सिर्फ पढ़ा है मेन कंपोनेंट कौन से। देखो अब तक के सारे क्वेश्चन सारे इजी चल रहे थे, तो एक थोड़ा सा ट्रिकी आया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये हार्ड है, आई एम सेइंग कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है इनमें से कौन सा सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। हम लोग जनरली बोलते हैं सीमेंट के अंदर कंपोनेंट में सबसे ज्यादा होता है लाइम, फिर एल्यूमिना Al2O3, फिर होता है सिलिका Si2O2, फिर होता है मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन के ऑक्साइड्स, है ना। ये है कंपोजिशन। तो जर्नली हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, है ना। यहां पर इसने क्या करा, इन्हीं कंपोजिशन को दे दिया बट इन अ कंपाउंड फॉर्म। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट को। अब वो बच्चे जिन्होंने कंपाउंड्स बनाना सीखा हुआ है, फॉर्मूला बनाना सीखा हुआ है, उन्हें अच्छे से पता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो वो बच्चा तो कर लेगा, लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ था या जिन्होंने वो वैलेंसी वाला फॉर्मूला नहीं बनाया। देखिए वैलेंसी से फॉर्मूला जर्नली हम लोग क्लास में कराते हैं, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें भी बताया है, दोनों की वैलेंसी लिख के क्रॉस कर देते तो फॉर्मूला बन जाता है। ये सिर्फ वहां से बिलोंगिंग था, क्योंकि देखो कैल्शियम सिलिका, कैल्शियम सिलिका, कैल्शियम एल्यूमिना, कैल्शियम सिलिका तो सारे ऑप्शन में है, बट कंपोनेंट कंपोजिशन पर आता है ना। तो ये वाला एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं इसको इजी ना बोल के थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकती हूँ, ट्रिकी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ट्रिकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ावा नहीं है आपका, इतना कंपाउंड बनाना, वैलेंसी का नॉलेज आप लोगों को है। कौन सी क्लास से स्टार्ट किया था, 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करा था। 11th 12th में तो आपने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए थे, है ना। चलिए ये वापस देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर डिफेंस एंट्री की कि भाई केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है, तो जो स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक होता है वो क्या होता है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जब भी हम फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप कभी ऐसे मत पढ़िए कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप ऐसे पढ़िए कि न्यू कंपोजिशन फॉर्म्ड तो ये आपका केमिकल है, अगर नो न्यू कंपोजिशन फॉर्म तो ये फिजिकल है। क्वांटिटी पर मत जाना, सिर्फ कंपोजिशन पर जाना, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा कम होती है। एंड लुक एट, यहाँ पर आपको चूज करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। ओवरऑल आपको फिजिकल चेंज देखना है। बर्निंग ऑफ कोल, क्लियरली बर्निंग का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दैट इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का रस्ट का मतलब होता है उसके ऑक्साइड्स, उसके कार्बोनेट्स की कंपोजिशन है ना, उसके ऊपर आना, दैट इज ऑल्सो द चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए स्टेट चेंज इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज। स्टेट चेंज मतलब मेल्टिंग, बॉइलिंग, है ना, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, ये सब स्टेट चेंज है। सॉलिड से लिक्विड कर दिया, लिक्विड से गैस कर दिया, या ये जितनी भी स्टेट चेंज वाली टर्म्स है ये सब फिजिकल चेंज में आएंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर हमें मिल गया है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं हम नेक्स्ट ऑप्शन भी जरूर देखेंगे और देखना भी चाहिए। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, भाई ये तो बहुत कॉमन सी रिएक्शन है कि अगर आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो आपको ऑब्टेन होता है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट तो पहले था नहीं, मतलब न्यू कंपोजिशन, मतलब आंसर मिल गया है आपका सी। अब बताओ इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, इसको वापस से हम डायरेक्ट क्वेश्चन में डालेंगे, है ना, और डायरेक्ट में भी इजी वाले में डालेंगे, क्योंकि इससे पहले एनडीए के पेपर्स में आए हुए हैं थोड़े से
ट्रिकी से इसी टॉपिक में से, फिजिकल केमिकल चेंज में से, जैसे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ग्रेइंग ऑफ हेयर, वो फिर भी थोड़ा सा सोचने वाले होते हैं। ये तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था ना डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। लुक एट दिस, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए इंटर कन्वर्जन, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रही हूं, द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ अ मैटर इज अ फिजिकल चेंज। जस्ट अभी मैंने यही बोला ना, कहीं पर भी स्टेट का चेंज होना, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज। स्टेट चेंज मतलब फिजिकल चेंज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पर, ड्यूरिंग द बर्निंग, बड़े बर्निंग हो, कंबशन हो, बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, मतलब ये केमिकल चेंज है। और कैंडल ऑफ, बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं, क्योंकि वैक्स पिघलकर वैक्स ही रहती है और थ्रेड जो है वो जलकर राख बन जाता है। तो यस, ये दोनों है फिजिकल केमिकल चेंज, मतलब अभी तक तो दोनों ही करेक्ट मिले हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स चेंज। हाँ रॉन्ग, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना बी का। अगर आपने बी चूज करा है तो आप सी को तो करेक्ट कर ही नहीं सकते, तो रुक जाते हैं। हमें आंसर मिल गया है, लेकिन हम डी ऑप्शन भी देखेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, एब्सोल्युटली राइट। आयरन था Fe, रस्टिंग ने उसे क्या बना दिया, Fe2O3.XH2O। रस्टिंग होती जा रही है, मतलब XH2O, दैट मीन कि यस इट इज अ केमिकल चेंज। तो रॉन्ग वाला कौन सा हुआ आपका, सी। अगर नहीं भी आता था तो देखो, अगर इफ यू चूज बी तो सी वाला करेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, तो मैं यही बोलूंगी कि फिजिकल केमिकल चेंज प्रॉपर्टी का था, इन सिलेबस क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट लैंग्वेज थी, ओनली लैंग्वेज, बट क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट दिस वन इज नेक्स्ट। ओके, दिस इज होमो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जब आप फर्स्ट यूनिट में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक में ही आता है मिक्सचर्स एंड अ सॉल्यूशन। तो हम बोलते हैं मिक्सचर्स, बेसिकली जब हम लोग स्टार्टिंग मिक्सचर पढ़ते हैं तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमो और हेट्रोजेनियस। हालांकि इसकी बहुत डिटेल एप्लीकेशन, बहुत डिटेल डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताती हूँ। अगर आप थ्रू द नेक्ड आइज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ये आपका हेट्रोजेनियस है, नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका होमोजेनियस है। मैं थोड़ा सा लिबरेट करती हूँ। मान लो मैं वाटर के अंदर ना शुगर को डिसॉल्व करती हूँ, शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हुई भी है, तो ये आपका हो गया होमोजेनियस। यू आर नॉट एबल टू सी ना शुगर एंड अ वाटर पार्टिकल सेपरेटली, तो ये होमोजेनियस है। अगर मैं सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख दूं एंड ऑल द शुगर शुगर पार्टिकल सेटल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, हेट्रोजेनियस। केमिकल बॉन्डिंग से मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ आपको, यानी जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो वाटर के अंदर फुली सॉल्युबल होते हैं, है ना, और जो और बॉन्ड्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, तो वहां पर वो हेट्रोजेनियस बना देते हैं। तो बेसिकली पहले ही चीजें क्लियर हो गई कि होमो किसे कहते हैं, हेट्रो किसे कहते हैं। अब आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कहता है इनमें से कौन सा नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब होमोजेनियस नहीं है, मतलब आप नेक्ड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब नहीं कर पा रहे, नॉट बोला है ना। ये ही कंफ्यूजन है जो यहां देखना होता है। खैर अब क्या करते हैं, एक बार ना लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सल्फर इन वाटर, सल्फर इन वाटर। अभी सोचो, जब हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो हमारे अबव में आता है ना, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम को भी जनरली हम लोग केरोसिन ऑयल में डालकर रख लेते हैं, है ना, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करता है। तो बेसिकली ये जब वाटर में रखेंगे तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हेट्रोजेनियस होगी। सैंड वाटर, सैंडी वाटर मतलब रेत मिला हुआ पानी, आराम से पहचान पाते हो कि रेत मिला हुआ पानी है, तो यार ये भी हेट्रोजेनियस हो गया। नाउ दो ऑप्शन, दोनों में से एक तो करेक्ट होना है। अब देखो, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड अ सॉल्ट, एब्सोल्युटली अगर आप चीनी में नमक डाल दो तो दोनों मिक्स कभी नहीं होते, है ना, पानी डाल दो हो जाएंगे,
क्यों होंगे? रीजन सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड है ना, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से भी करेक्ट कर सकते हो, नहीं पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग ऐसे ही कर दो, दैट्स ऑल द ऑप्शंस बिलोंग्स टू योर आपकी डेली लाइफ से बिलोंगिंग्स है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया? हेट्रोजेनियस, मतलब 3 हमें हेट्रोजेनियस मिल गए। अब अगर ये वाला मुझे नहीं भी पता तो क्या बोलती हूं मैं हमेशा, लगाओ एलिमिनेशन से, करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ लो, देख लो, सल्फर इन अ कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब ऑलरेडी सल्फाइड है और सल्फर डालोगे फुल डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? A1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को क्या बोलोगे? इस क्वेश्चन को भी हम बोलेंगे कि ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही था, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। ठीक है, अगर डायरेक्ट से नहीं बहुत ज्यादा आपको इजी लग रहा है तो इसको हम थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, बट हार्ड कैटेगरी में नहीं डालेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जब इंट्रोडक्शन क्लास होती है ना, जब हम फर्स्ट में ही करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दैट द ग्रुप ऑफ एटम, और एटोमिसिटी जो होती है वो 3 तरह की होती है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और आपका पॉलो एटॉमिक, है ना, पॉली एटॉमिक बोल देते हैं इसको, जिसमें नंबर ऑफ 2 से ज्यादा हो, है ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो जर्नली हमारी तो फर्स्ट क्लास में ही हम बच्चों को ये वाला टॉपिक कराते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। खैर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अच्छा, फिर मैं वापस से वही बात बोलूंगी, आप लोग को लगेगा भी कि मैम बार बार एक बात को रिपीट कर रही है। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो इसको गलती को ना करे दोबारा। PYQ से क्वेश्चन आता ही आता है, आप चेक तो करो 2024 का सेकेंड पेपर, उसमें क्या बोला हुआ है, इनमें से कौन सा पॉली एटॉमिक है? आंसर था आपका फॉस्फोरस, है ना। तो वहीं से एटॉमिसिटी, मतलब दोनों टॉपिक सेम है। देखिए फॉस्फोरस जो होता है वो स्टेबल फॉर्म में होता है P4, जिसको हम अपने मैच बॉक्स में यूज करते हैं। तो A का हो गया 4, A का हो गया 4, A का 4, A और B में है, C और D को एलिमिनेट कर दिया भाई। ठीक, अब अगर मुझे इन दोनों में से नाइट्रोजन का नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, और हेलोजन फैमिली ये भी आपकी डाई एटॉमिक है। तो नाइट्रोजन का जो हो गया वो आपका हो गया 2। ठीक है, नियॉन जो है वो इनर्ट है, इनर्ट हमेशा 1 होती है, एंड सल्फर S8 स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी नहीं पता था एक्सेप्ट फास्फोरस, तो मुझे नियॉन तो पता था ना कि इनर्ट है, इनर्ट का 1 हो जाएगा, C का 1, तो C का 1 मुझे दिख रहा है ये वाले में, दिस इज इन अ B। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, B का 1 नहीं उल्टा कर दिया। देखिए A का 4 है, दिस इज 1, A का 4, दोनों करेक्ट है। ठीक है, वहां पर आइए, दिस इज नियॉन, अच्छा बताइए नियॉन इज 2, नियॉन इज 2, और मैं गलत तो नहीं कर रही, नहीं सही कर रही हूँ। दिस इज नाइट्रोजन, B का 1 है, दिस इज B का 1, ये वाला करेक्ट है, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, कोई नहीं, वो इधर ना एक्चुअली 1-2 में कंफ्यूजन ये हुआ, ये भी 1-2 है और ये भी 1-2 है। ओहो, मतलब अगर यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट को वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए भाई पहले ब्रॉडली मैच कर लो और फिर उसके बाद करो, और फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो देख लो सल्फर का 8 किसमें, D का 3, दिस इज हो वेरी स्मार्ट। जहां जहां कंफ्यूजन का स्कोप है वहां वहां क्लियरली ऑप्शंस को ओवरलैप किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ये रहा नेक्स्ट, कौन सा टॉपिक? वही टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां पर देखिए, in the following redox reaction which component is acting as a reducing agent। जनरली हम लोग क्लास में जब सिलेबस बताते हैं डे फर्स्ट क्लास में तो मेंशन करते हैं 99% पेपर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है। और देखो आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बस इतना याद रखो, काम बन जाना है आपका। देखिए यहां पर N2H4, यहां पर आकर N2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो होता है ऑक्सीडेशन, और जिसमें हो रहा हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। पूछा इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये देखो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। तो N2H4 दैट इज इन योर ऑप्शन बी। ठीक है भाई, करेक्ट हो गया। चलो
बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट था, इसको भी मैं इजी वाला ही बोलूंगी, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक करा है तो ये आपके लिए इजी होना चाहिए था। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। मैक्सिमम बार जब भी ये टॉपिक कराया गया है तो ये बताया ही जाता है द हार्डनेस ऑफ वाटर, द टेम्परेरी हार्डनेस और अ परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी किसकी वजह से होती है, परमानेंट किसकी वजह से होती है, तो भाई तीन चीजों की वजह से होती है, क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां पर देख लो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 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 मतलब चारों में है, लेकिन बात कर रहा है टेम्परेरी हार्डनेस, तो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये रहा बाइकार्बोनेट। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पड़ा, जो आपका सिलेबस था उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक साइड्स में आपको रिएक्शंस दी हुई हैं, दूसरी साइड में आपको इसको पहचानना है ये कौन सी रिएक्शन है। अब सोचो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कहाँ से पढ़ा। अब कुछ बच्चों को लगता है कि हमने तो ये 9th क्लास में पढ़ा, कुछ बच्चे बोलते हैं हमने ये 11th क्लास में पढ़ा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए क्लास का बता रही हूँ क्योंकि आप लिंक कर सके, अगर आप अपने लेवल पे भी पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स तो वहां पर भी देख सके। जो 9th क्लास में होता है उसी का ब्रीफ 11th में आता है, जो 10th क्लास में होता है उसी का ब्रीफ आपका 12th में आता है। आपको 11th 12th को बहुत डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ अपर पिक करना होता है टॉपिक, राइट। तो ये क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, देख लेते हैं रिएक्शन। सबसे पहली वाली, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिला, ये आपका बन गया स्लेक लाइम। बेसिकली इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है ना, कंबाइनिंग रिएक्शन हो गई, यानी कि A का 3 हो गया। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट A का 3 तो C और D है, मतलब इसमें से एक करेक्ट आना है, A और B को हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट पर आता है, नेक्स्ट में क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, यानी डिकम्पोज्ड हो गया। तो बी का है 4, ठीक है, बी का 4, इट इज इन योर सी ऑप्शन। मतलब आप मुझे अगर आगे नहीं भी पता तो मेरा आंसर निकल गया है ना, हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है, दिस इज सी। अभी फिर भी आप देख लीजिए, दिस इज ये लेड है और दिस इज कॉपर क्लोराइड, दिस इज लेड, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये स्वैप में हुआ है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगर मुझे चारों नहीं भी पता थे, 2 थे, तो मेरा तो सी से निकल गया। इस क्वेश्चन को आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? देखिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने 9th क्लास में भी चलो नहीं पढ़ा, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर तो ढंग से पढ़ा था एनसीईआरटी का। देखो जब न्यू क्लास में आते हैं ना तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो हम लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं मतलब वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन किसी वापस से उसी टॉपिक का क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या कहता है इनमें से कौन सा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक किसे बोलते हैं? एंडोथर्मिक उसे बोलते हैं जिस रिएक्शन में हीट निकलती है। बेसिकली यहां पर मीथेन ऑक्सीजन के साथ, भाई जब भी ऑक्सीजन की साथ होती है ना तो एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा जब आपने ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ऑक्सीजन से सारी रिएक्शंस हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक है, एलिमिनेट कर लो। यहां पर दिस इज योर, आपने कहां पढ़ी है? ग्लूकोज वाली, हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, देखो हीटिंग इफेक्ट आता ही आता है एक्सोथर्मिक। अब बची ये दोनों रिएक्शन, ये वाली कौन सी रिएक्शन है? सी वाली, दिस इज योर हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, राइट। तो हेबर प्रोसेस में जब भी अमोनिया बनता है तो इट्स ऑलवेज बाय द हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बनता है, तो ये वाला भी एक्सोथर्मिक हो गया। अब मुझे एलिमिनेशन से आंसर मिल गया, लेकिन अगर मुझे नहीं भी पता था तो मुझे ये देखना था कि इन चारों रिएक्शंस में से डीकंपोज्ड रिएक्शन कौन सी होती है। जब भी डीकंपोज्ड रिएक्शन होती है तो हीटिंग इफेक्ट होता ही होता है, दैट मींस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। अब मैं फिर वही बात बोलने वाली हूं कि ये एनडीए का पीवाईक्यू है, कब का? 2019 का। क्या बोला था? लेड नाइट्रेट को हीट करने से कौन सी गैस ऑब्टेन होती है? देख लो, लेड नाइट्रेट को हीट करा, आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला ना, पीवाईक्यूज का क्वेश्चन। यही आपको बोला जाता है कि आप पीवाईक्यूज करिए, आप मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो कर ही लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डालोगे? मॉडरेट में डाल देते हैं, वैसे तो इजी था,
लेकिन चलो मॉडरेट में डालते हैं। और ये क्वेश्चन वापस से वेल नोन टॉपिक है ना, वेल नोन टॉपिक क्यों, गैस इज फ्यूल, इट इज इन योर सिलेबस, पैटर्न में बताया जाता है, क्वेश्चन आता ही आता है, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस एंड एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी। एक क्वेश्चन की फिक्स वेटेज होती है एंड द क्वेश्चन इज वाटर गैस। कंपोजिशन डायरेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कैन नॉट से कि बहुत घुमा के क्वेश्चन कर रहा है, अरे डायरेक्ट है, कंपोजिशन पढ़ी हुई है, लर्न करी हुई है, तो करना ही करना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए कि क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम ले लें, जैसे अभी तक सीमेंट वाला, उसके अलावा सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ही हैं। ये कैसे हो गया, कार्बनेट्स कंपाउंड का क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं मिला, मिल गया कार्बनेट्स कंपाउंड का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, डायमंड इज अ हार्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवैलेंट बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है, जब भी ये टॉपिक क्लास में भी कराते हैं सब टीचर ही जर्नली, तो हम बोलते हैं डायमंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है 4, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में मैक्सिमम शेयरिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अगर पूछा जाता है व्हाई द डायमंड इज कंसिडरेबल इज द हार्डेस्ट मटेरियल, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। तो यस इट इज द करेक्ट आंसर, बट हमें तो नॉट ढूंढना है भाई, आगे बढ़ते हैं। फुलरेन जो है वो कंपोज्ड ऑफ 5 एंड 6 मेंबर्स ऑफ अ रिंग्स एब्सोल्युटली राइट। C60 कार्बन 60 होते हैं इसमें, ठीक है, 60 कार्बन की चेन होती है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो वे, क्योंकि इसके अंदर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये ना कंडक्शन हीट का करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी का करेगा। ग्रेफाइट इज अ यूज एज ल्यूब्रिकेंट, बिल्कुल सही बात है, यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट की तरह से। इवन फुलरेन को भी हम ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज करते हैं। तो भाई निकला ना करेक्ट आंसर, बिल्कुल निकला, प्रॉपर्टी से था। मुझे नहीं पता आप इस क्वेश्चन को कैसे जज करेंगे, बट हाँ मैं और मेरे स्टूडेंट्स तो इसको इजी कैटेगरी में ही डालने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ग्रेफाइट जो है वो ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी वाला था। कार्बन कंपाउंड, आप एक बार के पेपर में देखिएगा, आपको लगेगा कि एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द पैटर्न नहीं है, है ना। एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बोला कि हाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी का, उसको मैंने हार्ड या ट्रिकी वर्ड यूज नहीं किया, दैट डिपेंड्स ऑन आप लोगों को कैसा लगा होगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी करेक्ट है ना, आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, आपने फिर एक चीज देखी होगी, नो न्यूमेरिकल आया, एक भी न्यूमेरिकल नहीं। क्या 25 के फर्स्ट में आया? नहीं। क्या 24 के पेपर में आया? नहीं। मोल कॉन्सेप्ट का सम टाइम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आ जाता है, बट दैट इज नॉट कंसिडरेबल इन अ न्यूमेरिकल कैटेगरी। तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस नहीं करना है, हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है ना। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं था, जैसा यूपीएससी बताती है कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न पर एग्जाम आएगा। जैसा कि जब भी हम लोग एग्जाम के बारे में ब्रीफ करते हैं तो हम हमेशा बताते हैं ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में से इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आने के चांसेस, इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आने के चांसेस, और सेम उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, वैसे ही आए हैं ना, और डायरेक्ट थे विद डिटेल। मैंने आप लोगों के साथ में आज बताया कि आप अगर यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को दिया या आप आगे दें कभी किसी एग्जाम में, तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, और जब भी एग्जाम देने जाए तो एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर जरूर करके जाए। मे बी आप एनडीए के हो, मे बी आप सीडीएस के हो, आप फिर भी एनडीए सीडीएस दोनों के पीवाईक्यूज 10 ईयर्स के तो एटलीस्ट करके जाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने बीच बीच में आप लोग को बताया, इवन मैंने ईयर्स भी बताए हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद।